नमस्कार मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर। आज हम विषय हिंदी का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आपको वीडियो का पार्ट 3 प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों, जो इसमें हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो स्टार्ट के माध्यम से हम पहले आपको समझाएंगे कि हम अपनी वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हम आपको शब्द और शब्द के भेद के बारे में बताएंगे। तो जो शब्द है, तो शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, अब निरर्थक तो निरर्थक होता है, बात करते हैं सार्थक शब्दों की। तो दोस्तों, सार्थक शब्द के जो भेद हैं वो 4 हैं: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। विकार के आधार या रूपांतरण के आधार पर। वहीं हम बात करते हैं बनावट के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं। तो बनावट के आधार पर सार्थक शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ि शब्द। वहीं बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द, विदेशी शब्द या विदेशी शब्द। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो यहाँ अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द 3 प्रकार से है: वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक को अभिधा बोलते हैं, लाक्षणिक को लक्षणा या व्यंजक को व्यंजना बोलते हैं। ठीक है। वहीं बात करें विकार के आधार पर, तो विकार के आधार पर जो है सार्थक शब्द 2 प्रकार के हैं। एक तो आपका विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को क्या है, हम अव्यय बोलते हैं। वहीं बात करें विकार के आधार पर, विकार के जो 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ आपको संज्ञा के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक के भेद बढ़ाएंगे। वहीं हम बात करें अविकारी शब्द के बारे में, तो यहाँ क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हमारे चैनल पर ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको विषय हिंदी के वीडियो के पार्ट 3 के बारे में आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो का जो पार्ट 3 है उसमें हम आपको जो है शब्द के भेद, जैसा कि आप चार्ट के माध्यम से समझ चुके हैं, तो वो आपको कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बात करेंगे शब्द की परिभाषा के बारे में। तो शब्द जो है अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी अक्षरों से निर्मित सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वहीं दूसरे शब्दों में कहें कि शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनता है। शब्द जो है एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से मिलकर बनता है, वो शब्द कहलाता है। और बात करें हिंदी शब्द भंडारण की, कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके शब्द भंडारण में कितने शब्द हैं, तो हमारी जो हिंदी शब्द हैं वो लगभग 2 लाख हैं। वहाँ आपके 85% हिंदी भाषा के और प्लस भारतीय भाषाओं के सम्मिलित हैं। और वहीं बात करें 15% में, तो विदेशी भाषाओं के शब्द जो है आपके हिंदी शब्द भंडारण में है, जैसे कि अंग्रेजी, तुर्की, फारसी। ठीक है। तो अगर हम वहीं बात करें कि हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम स्रोत है वो संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा का प्राचीनतम स्रोत रही है। और वहीं हम बात करेंगे शब्द भेद में क्या है, तो जानते हैं। तो दोस्तों, शब्द भेद के बारे में जानते हैं कि जो शब्द के भेद हैं वो कितने हैं। तो जो शब्द के भेद हैं वो 2 भेद हैं, एक तो आपका सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। अब जानते हैं हम सबसे पहले सार्थक शब्द के बारे में कि सार्थक शब्द क्या है। तो सार्थक शब्द यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल घर, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तक, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है, जिनका कोई अर्थ निकल रहा है, ये सब सार्थक शब्द हैं। वहीं अगर हम बात करें कि निरर्थक शब्द के बारे में, तो निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने माना कि एकदम से कोई चीज़ गिरी, कोई भी वस्तु गिरती है, धम या टन, चटाचट, फटाफट, ठीक है, फटफट, तो इनका कोई क्या है, अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक है। इनका मतलब कोई अर्थ ही नहीं है। धम या कुछ भी हुआ तो ये मतलब अर्थहीन है, तो इस वजह से ये निरर्थक नहीं है। वहीं अगर बात करें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निरर्थक तो हैं लेकिन सार्थक, वे शब्द जो निरर्थक तो हैं लेकिन सार्थक शब्द के साथ जो है मिलाने पर, प्रयुक्त होने पर वो क्या है, सार्थक शब्द बन जाते हैं। तो वैसे शब्द जानेंगे क्या है, निरर्थक तो हैं लेकिन सार्थक हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है कि ऐसे माना कि आपने लिया पानी,
तो बोलते हैं कि पानी वानी, ठीक ठाक और भाई ठीक ठाक हो, रोटी वोटी खा ली, काम धाम है। तो ऐसे शब्द जो है अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे पानी आपका सार्थक है, ठीक आपका सार्थक है, रोटी आपका सार्थक है। वहीं अगर हम बात करेंगे बानी की, ठाक की और बोटी की, ठीक है, काम धाम तो धाम की, तो यहाँ पर जो शब्द हैं वानी, ठाक, बोटी या धाम, ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, आपके निरर्थक शब्द हैं, लेकिन ये शब्द सार्थक शब्द के साथ जो है प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो निरर्थक शब्द क्या बन गए, सार्थक शब्द बन गए। तो इस यहाँ पर ये आपका सार्थक के साथ निरर्थक मिलाने पर ये भी पूरा सार्थक शब्द बन जाता है, ठीक है। वहीं इसी प्रकार हम बात करें कि और कई ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे कि पशु पक्षियों की आवाज़ है, वाद्य यंत्र की आवाज़ है, ये ध्वनियाँ सार्थक ध्वनियाँ नहीं होती। माना कि कोई भी वाद्य यंत्र बज रहा है और उसकी जो ध्वनि निकल के आ रही है, तो वो ध्वनि तब तक आपकी सार्थक नहीं होगी जब तक उस वाद्य यंत्र की ध्वनि में या किसी पशु पक्षी की आवाज़ में कोई वाक्य या शब्द उसमें मिला नहीं दिया जाए, उसमें प्रो नहीं दिया जाए, ठीक है, उसमें वाक्य या शब्द मिला दें, तो वो जो निरर्थक ध्वनि है वो सार्थक में आपके कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अब हम बात करेंगे सार्थक शब्दों और निरर्थक शब्दों में। आपने देखा कि मतलब निरर्थक का क्या अर्थ है, सार्थक का कैसा अर्थ है, तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे सार्थक शब्दों के भेद के बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे सार्थक शब्द की। यहाँ पर सार्थक शब्द के कितने भेद हैं, तो जैसा कि आप वीडियो में पहले देख चुके हैं कि जो सार्थक शब्द के हैं 4 भेद हैं, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे बनावट के आधार पर शब्द के, जो सार्थक शब्द के भेद कितने हैं। तो बनावट के आधार पर सार्थक शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ि शब्द। ये आपके 3 भेद हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ जाने कि रूढ़ि शब्द क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं कि रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जिनके जो शब्द है उस मतलब ये शब्द हैं योग से नहीं बनते। सीधी बात में कहें कि रूढ़ि शब्द होते हैं शब्द के योग से नहीं बनते, वो रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। शब्दों के योग से नहीं बनते, वो रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कमल, आम, हाथ, अगर ये किसी के योग से नहीं बन रहे, अगर हम इनको अलग अलग करें तो इनका ये क्या है, इनका कोई अर्थ न निकल के ये अनर्थ हो जाएगा, इसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलेगा, तो ये क्या अर्थहीन हो जाएंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें यौगिक शब्द के बारे में, तो यौगिक जो शब्द होते हैं, जो जो यौगिक शब्द है ये शब्दों के योग से बनते हैं। यानी यौगिक शब्द में बात करें कि शब्दों के योग से जो है यौगिक शब्द बनते हैं। एग्जाम्पल विद्यार्थी हुआ, यानी विद्यार्थी को आप तोड़ेंगे तो विधा प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी। वहीं हम बात करें जैसे कि छात्रावास, तो छात्र प्लस आवास। ऐसे जो काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जो यौगिक शब्द हैं। तो आप इसमें आपने जाना है कि यौगिक जो शब्द हैं ये शब्दों के योग से बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि योग रूढ़ि शब्द के बारे में, तो योग रूढ़ि जो शब्द होते हैं, योग रूढ़ि, ये जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ि शब्द जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये अपना इनका जो खुद का मतलब जो सामान्य अर्थ होता है उसे छोड़कर एक अलग जो रूप होता है, अर्थ होता है, उसे ये प्रकट करते हैं। तो उसके बारे में ऐसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, पंकज है, ठीक है, जलद है। तो इसके बारे में जानेंगे कि पंकज है, जलद है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, इसका क्या मतलब सामान्य अर्थ छोड़ के ये क्या विशेष अर्थ दे रहा है। दे रखा है कि पंकज, तो पंक प्लस जा, पंक का अर्थ होता है कीचड़, जा का अर्थ होता है उत्पन्न या जन्मने वाला, ठीक है। तो कीचड़ जन्म, तो कीचड़ जन्म ना इस यहाँ बात कर पंकज का अर्थ कीचड़ से और उत्पन्न से ना कर इसने किसे किया, कमल से किया है। वहीं दूसरे शब्दों में दूसरा एग्जाम्पल देखें कि जलद, जिस प्रकार जलद है कि जल प्लस द, तो जल क्या है, पानी, द का मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला, जलद को पानी देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, तो कोई व्यक्ति ना कहकर, पानी देने वाला ना कहकर यहाँ पर जलद को क्या है, इसने बादल कहा है। तो योग रूढ़ि शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो आपके योग रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद के बारे में। तो उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं, जैसे कि
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। तो वहीं हम बात करेंगे, सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द जो है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त या प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृति के वे शब्द हिंदी में जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल है पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख आदि। तो जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि तद्भव, तत्सम का जो है तद्भव से बहुत ज़्यादा मेलजोल होता है। तो उसके बारे में देखेंगे कि तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव शब्द वो होता है जो संस्कृति के शब्द तो थे लेकिन धीरे धीरे उनका रूप जो है परिवर्तन हो गया, बदल गया और वो मतलब अपना रूप परिवर्तन में आके हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। तो वो क्या है, तद्भव शब्द हो गए। दूसरे शब्दों में कहें कि तत्सम शब्द का बदला हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पुष्प आपका दे रखा है तो यहाँ आपका फूल हो गया पुष्प से, अग्नि का आग हो गया, हस्त का हाथ हो गया, मुख का मुंह हो गया। तो तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। यानी संस्कृति का जो शब्द है वो उनका जो धीरे धीरे रूप जो बदल गया, जो परिवर्तन हो गया, तो वो क्या है आपका तद्भव बन गया। वहीं ये जानते हैं कि देशज शब्द हैं जिन उनमें क्या होता है कि जिनके विषय में ज्ञान ना हो, यानी जो शब्द जिन शब्दों के विषय में हमें ज्ञान नहीं है वे किस भाषा से लिए गए हैं तो वो शब्द क्या है आपके देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जिसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं तो वो शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका जो मतलब देहाती इलाके में या वैसे भी जो देसी शब्द बोले जाते हैं देसी भाषा के, तो वो जैसे कि तेंदुआ, लोटा, ठेस, खिड़की, डब्बा और खूंटा, इस टाइप के जो मतलब शब्द जो यूज में लाए जाते हैं ये आपके देशज शब्द होते हैं खुद के। तो इसके बारे में ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं होता कि मतलब ये शब्द जो है मतलब कहाँ से कैसे आए, ये अपने खुद के शब्द होते हैं तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। बात करें विदेशी शब्द या विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनके बारे में, तो विदेशी भाषा के वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों या परिवर्तन रूप में प्रयोग होते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका दे रखा है, जैसे कि मतलब उदाहरण दे रखे हैं कि फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, ये कैसे हैं, ये विदेशी शब्द हैं। अगर हम इनके परिवर्तन रूप को देखें कि इनका जो परिवर्तन रूप है, जैसे कि फारसी भाषा में हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ था कि पहले मतलब जो परिवर्तन रूप में कि पहले जो फारसी भाषा का शब्द था दुकान, जो दुकान है, ठीक है, तो यहाँ अंक की बिंदी नहीं है, दुकान, ठीक है। तो पहले जो परिवर्तन रूप जो दुकान था हमने उससे दुकान कर लिया। पहले जो शब्द आयन था उससे हमने आयना बना लिया, और पहले जो शब्द कमीन था उससे हमने कमीना बना लिया। तो ये क्या है, फारसी भाषा के शब्द हैं जो हमने मतलब उस टाइप से अगर हमारे यूज नहीं थे तो हमने इनका परिवर्तन रूप अपने यूज में कर लिया है। जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसमें आमतौर पर ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वहीं बात करें अंग्रेजी भाषा के परिवर्तन रूप के जो मतलब उसके जो वर्ड हैं बहुत सारे हैं। तो जैसे कि देखते हैं, जैसे पहले लालटेन को लैंटर्न कहते थे, लैंटर्न का लालटेन हो गया। पहले बोतल को अब हमने सीधा बोतल कर लिया, ठीक है। पहले जो है कैप्टन हुआ करता था तो हमने कैप्टन से कप्तान कर लिया, या पहले ऑफिसर हुआ करता था हमने ऑफिसर से क्या अपना परिवर्तन रूप रख लिया, अफसर कर लिया। वहीं बात करें कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का हमने सीधा अस्पताल ही कर दिया, ग्लास का गिलास कर दिया, माइल का मील कर दिया, ठीक है। टर्पेंटाइन का तारपीन कर दिया, तारपीन का जो तेल होता है, तो और स्लेट का सिलेट कर दिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो वहीं हम बात करेंगे अब अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम जानेंगे कि मतलब किस प्रकार से हमारे शब्द के भेद हैं सार्थक शब्द के, तो उसके बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर जो है हमारे जो भेद हैं वो सार्थक शब्द में 3 हैं, जैसे कि आपका वाचक, लाक्षणिक और आपका व्यंजक। तो यहाँ वाचक को अभिधा बोलते हैं, ठीक है, लाक्षणिक को लक्षणा बोलते हैं और व्यंजक को व्यंजना आप बोलते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वाचक शब्द के बारे में कि वाचक शब्द है क्या। तो शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द का साक्षात जो सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ सरलता से समझ में आए
वो हमारा वाचक शब्द कहलाता है। जैसे कि घर, नगर, सड़क, फल, पुल इत्यादि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारे आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है, घर, मकान, दुकान, ये सब हमारे आसानी से समझ में आते हैं। तो ये सब क्या है, वाचक शब्द हैं। और अगर वहीं हम बात करें लाक्षणिक शब्द या लक्षणा के बारे में, तो इनका अर्थ जो है, वे शब्द जो इनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ ये प्रकट करते हैं, वो लक्षणा या लाक्षणिक कहलाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कि सीधा अर्थ न छोड़कर ये जो लाक्षणिक शब्द होते हैं, सीधा अर्थ न लेकर दूसरा अर्थ छोड़ते हैं, आपकी लाक्षणिक या लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि आपने बोला तुम बिल्कुल गधे हो, यहाँ बोला है कि तुम बिल्कुल गधे हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो तुम बिल्कुल गधे हो, इसका मतलब यहाँ वो किसी जानवर की बात ना कह के मतलब तुलना कर रहा है। एक मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य की जो तुलना है, यानी सीधे लिख दूं, एक मनुष्य है जिसकी तुलना एक माना कि दो व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति कह रहा है तुम बिल्कुल गधे हो। यानी जो मनुष्य है उसकी तुलना पहली बात वो कह रहा है, इसका मतलब जो तुम बिल्कुल गधे हो का मतलब जानवर से ना होकर ये कह रहा है कि तुम एकदम गधे की तरीके से मूर्ख हो, यानी किसी एक मनुष्य से ही कह रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब कहने का अर्थ कुछ और है, लेकिन कह कुछ और रहा है। तो ये अपना जो है सीधा अर्थ ना लेकर दूसरा अर्थ लेता है। जैसे कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो गधे का अर्थ यहाँ पर जानवर से ना कर किससे किया गया, मनुष्य से, यानी कि उसकी बुद्धि से उसकी तुलना की गई है कि तुम मूर्ख हो गधे की तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, व्यंजक शब्द या व्यंजना शब्द के बारे में कि यहाँ पर क्या होता है व्यंजक शब्द में, कि व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनके ना तो वाच्यार्थ का पता और ना ही लक्ष्यार्थ का पता। ठीक है, यानी ये दोनों जो हैं, इन दोनों से ही इनका अर्थ क्या है, भिन्न होता है, वो आपके व्यंजक शब्द या व्यंजना शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ले सकते हैं कि कोई चोर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रात कितनी अंधेरी है, माना कि कोई चोर में दो चोर होंगे, तो दो चोर कह रहे हैं कि एक उनमें से एक कह रहा है कि भाई रात कितनी अंधेरी है। तो यहाँ पर जो है कोई चोर जो रात कितनी अंधेरी है, रात तो अंधेरी ही होती है, लेकिन वो चोर जो है रात अंधेरी का मतलब उसका अंधेरी से नहीं है, उसका जो इसका जो वास्तविक अंधेरी का जो उद्देश्य है, चोर का कहना है कि जो रात है उसका तात्पर्य उसकी विशेषता बताना ना होकर ये है कि रात जो है उसका चोरी करने का शानदार अवसर है। यानी चोरी करने के एक कोई चोर कह रहा है कि रात कितनी अंधेरी में, यानी रात जो है चोरी करने के लिए शानदार सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो यहाँ आपने सीखा व्यंजक के बारे में। अब वहीं हम बात करेंगे रूपांतर के आधार पर विकारी शब्दों और अविकारी शब्दों के बारे में, कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के जो सार्थक शब्दों के भेद हैं कितने हैं उसके बारे में जानते हैं। तो रूपांतर के आधार पर सार्थक शब्दों के जो भेद हैं वो दो हैं, जैसे कि विकारी शब्द और आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को आप अव्यय भी कहते हैं। वहीं हम बात करें कि विकारी शब्द के बारे में कि विकारी शब्द क्या क्या होते हैं। तो विकारी शब्द तो जो विकारी शब्द होते हैं वो आपके जो है लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के में विकास या परिवर्तन होता रहता है वो आपका विकारी शब्द कहलाता है। यानी लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में विकास या परिवर्तन होता रहता है वो आपका विकारी शब्द कहलाता है। जैसे कि तुम, वह, बालक, ठीक है, तुम, वह, बालक आदि ऐसे जो शब्द हैं वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। वहीं हम बात करें अविकारी शब्द के बारे में, तो अविकारी शब्द जो है आपका अव्यय जो होता है वो अविकारी शब्द होता है। यहाँ क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई विकास या परिवर्तन नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है विकारी का। तो यहाँ आपका विकारी शब्द में विकास और परिवर्तन होता रहता है, लिंग, वचन, कारक में, अविकारी शब्द में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका विकारी शब्द या अव्यय कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि, इन शब्दों में क्या है, कोई विकास परिवर्तन नहीं होता, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है। तो अब बात करेंगे हम रूपांतर के आधार पर जो विकारी शब्दों के भेद हैं, विकारी शब्दों के वो कितने हैं। तो रूपांतर के आधार पर विकारी शब्दों के जो भेद हैं वो 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और वहीं हम बात करें अविकारी शब्द के बारे में, तो अविकारी जो शब्द है वहाँ जो इसके जो भेद हैं वो 4 हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों इतना ये आपका आज के लिए कंप्लीट। और दोस्तों अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई तो उसके लिए एक लाइक करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम आपको एक और विशेष बात बताएं कि आप जो हमारा विकारी शब्द के अंतर्गत या विकारी शब्द के अंतर्गत जो पार्ट चलेंगे इनका हम पार्ट एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि संज्ञा के अंतर्गत आपका लिंग वचन कारक, इनके आपको मतलब सिलेबस आपका कराएंगे। फिर संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इस तरीके से हम आपको अलग अलग पार्ट में इसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके जो भाई बंधु हैं उनके ये हमारी वीडियो है काम आए। तो तब तक के लिए नमस्कार।